गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर ऐसा है तो आपको हृदय गहराइयों से धन्यवाद। आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आप तक मिलते रहें। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर लेसन नंबर 6, जिसमें हमने मिश्रण के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में बताया था कि किसी भी मिश्रण से उसके घटक कणों यानी कंपोनेंट पार्टिकल्स को कैसे अलग किया जा सकता है, जैसे शरबत में से शक्कर और पानी अलग कैसे कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे रखा है। और आज के इस वीडियो में हम लास्ट लेसन नंबर 7 वर्षा जल संचयन यानी वाटर स्टोरेज नाम के लेसन की स्टडी करेंगे। और इस लेसन की स्टडी के साथ ये बुक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। आप लोगों ने सुना है कि जो आने वाला विश्व युद्ध है वो जल के लिए होने वाला है, यानी दुनिया में जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, क्योंकि पानी की बर्बादी हम हर दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। अगर हमें आधे ग्लास पानी की ज़रूरत होती है तो हम 1 ग्लास पानी लेकर बैठते हैं और आधा ग्लास पानी यूज़ करते हैं, आधा ग्लास पानी फेंक देते हैं। अगर हम शावर में जाकर नहाते हैं तो पानी को हमने ऑन कर दिया, घंटे 2 घंटे आधे घंटे जब तक मन कहा तब तक हम नहा रहे हैं। हुआ क्या, नहाना सिर्फ एक प्रोसेस है बदन की सफाई करने के लिए, लेकिन हम पता नहीं कितने लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। अपनी गाड़ी जिसे हम हाथों से पोंछ सकते हैं उसकी धुलाई में हम कई लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। फर्श को चमकाने के लिए हम कई लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं, और जो पानी हम फर्श को चमकाने के लिए बर्बाद करते हैं उस पानी की कीमत कभी आप रेगिस्तान में जा करके भटकते हुए इंसान से पूछो कि 1 घूंट पानी की कीमत क्या होती है। तो मैं ये नहीं कहता ये सारी ज़रूरत की काम करने के लिए पानी तो हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, मगर हमें पानी का मिसयूज़ यानी दुरुपयोग बंद करना होगा। और उसका बस एक ही रास्ता है कि हम वर्षा के जल का संचयन शुरू कर दें, यानी स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। हमारे भारत को लगभग 200 मिलियन घन वाटर की ज़रूरत होती है हर साल, जिसमें से 160 मिलियन वाटर का सोर्स हम पैदा कर पाए हैं और हम उतना पानी का स्टोरेज कर पाते हैं। बाकी जो गैपिंग बचती है इसके लिए हम और हमारे भारत के कई इलाके जल के लिए संघर्ष करते हैं। राजस्थान है, कच्छ है, भुज है, ये सब इलाकों के लोगों से आप पानी की कीमत को समझ सकते हैं। तो आज का लेसन यही है, वर्षा जल संचयन यानी हम पानी की बचत कैसे करें। तो जो पानी है, एक कहावत भी है कि डूब के मरने के लिए पानी कमी नहीं है, मगर पीने के लिए पानी कमी है। क्यों? क्योंकि दुनिया में 78% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, यानी हमारे ओशंस यानी समंदर। लेकिन हम समंदर का पानी पी नहीं सकते। जो पानी हम पीते हैं, जो भूमि जल है, उसको हम सेवन करते हैं टैप वाटर के फॉर्म में, पीने के पानी के फॉर्म में, जिसकी प्रतिशतता दुनिया में अधिकतम 2% है, यानी 2 से 2.5% के बीच का पानी पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। बाकी जितना पानी है वो डूब के मरने के लिए सफिशिएंट है, यानी उससे हम ओशन के पानी के फॉर्म में उसका यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर कंजर्वेशन है क्या। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो वर्षा के जल को यानी बारिश के पानी को किसी खास माध्यम से यानी कोई भी स्पेशल टेक्निक को अडॉप्ट करके संचय यानी स्टोरेज करने की क्रिया को वर्षा जल संचयन कहते हैं। यानी अगर हम किसी भी स्पेशल मेथड के, किसी भी स्पेशल टेक्निक के द्वारा आसमान से होने वाली बारिश के पानी को अपने छत से नाली में बहने देने की बजाय कहीं पर स्टोरेज कर लें, तो इसी प्रोसेस को हम वर्षा जल संचयन कहते हैं। लेकिन वर्षा जल संचयन सिर्फ उन्हीं इलाकों में करना ठीक होता है या करना चाहिए जहां पर 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। इससे कम बारिश होगी तो वर्षा जल संचयन का कोई मतलब नहीं है। तो आपके मन में एक प्रश्न बनता होगा कि सर, हम पानी जो बारिश का है उसको स्टोर कैसे करें। हमारे पास इतना बर्तन नहीं है कि हम उसको स्टोर कर सकें। तो वर्षा के जल का संचयन यानी स्टोरेज करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और इन तरीकों का इस्तेमाल किया भी जाता है। नंबर 1 मेथड है बंद या बेकार पड़े कुओं के द्वारा। आपने देखा होगा कि हमारे इकोसिस्टम में यानी हमारे आसपास जो कुएं होते हैं, प्राचीन काल में या पहले के समय पे लोग कुएं के पानी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, लोगों ने नल का पानी इस्तेमाल करना शुरू किया और आज तो लोग नल का पानी भी इस्तेमाल नहीं करते। आई एम यूजिंग द वाटर ऑफ RO, जिसका TDS कितना रख रखा हमने 0, और 0 TDS का पानी पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम से कम अगर हम फ़िल्टर वाटर भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके TDS का सही पता होना चाहिए।
और मेरे लिहाज से हमें कम से कम 100 से 150 TDS का पानी तो पीना ही चाहिए। 0 TDS या 30-40 TDS का पानी पीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाएगी। खैर, यहाँ पर मैं वाटर की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे आसपास जो बेकार पड़े हुए हैं उन कुओं को हम साफ़ कर लें, उनके अंदर के कीचड़ को, गाद को हम निकाल लें, और जब कुआं सूखा बना लें, कुएं को एक स्टोरेज बर्तन की तरह के इस्तेमाल करें हम, तो हम बारिश से होने वाले पानी को किसी पाइप के रास्ते से, अपने छत के पानी के पाइप के रास्ते से कुएं की तरफ मोड़ दिया जाए, तो पानी जाकर कहाँ स्टोरेज होगा? कुएँ में। उस कुएं के पानी को सही रखने के लिए, उसमें बैक्टीरिया पनपने ना पाएँ, हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से खाली पड़े कुएं को, जिसको हम बंद कर देते हैं, कूड़े से पाट देते हैं, उस कुएं को हम वर्षा के जल के संचयन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस पानी का इस्तेमाल हम खेती के लिए कर सकते हैं, जानवरों के पीने के लिए कर सकते हैं, अपने घरों की साफ़ सफाई के लिए कर सकते हैं, गाड़ियों को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं, घरों की सफाई करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन हम इन सभी कामों के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी किसी इंसान की ज़िंदगी को बचा सकता है। तो इसलिए ऐसे वर्षा जल के संचयन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो अगर आपके आसपास कोई भी बंद पड़ा कुआं है तो उस कुएं की सफाई कीजिए, और घर के पानी का जो वेस्टेज है उसको कुएं की तरफ मोड़ दीजिए, और बारिश का पानी पाइप के रास्ते से होते हुए उस कुएं में जाकर स्टोरेज हो, और समय समय पर उस कुएं की साफ़ सफाई भी हमें करते रहनी चाहिए। लेकिन कुएं द्वारा हम बारिश के जल का स्टोरेज तब कर पाएंगे जब जो हमारा मकान है या हमारा छत है कम से कम 1000 वर्ग मीटर से अधिक का उसका एरिया हो। तब तो जो पानी बरसेगा उस पानी को कुएं में स्टोर करने का कोई मतलब है, वरना कुएं में पानी का स्टोरेज पता ही नहीं चलेगा। दूसरा तरीका, बंद पड़े या चालू नलकूप के द्वारा। हमारे घरों में नल होते हैं, हमारे घरों के बाहर नल होते हैं, कुछ सरकारी नल होते हैं, और कुछ नल काम चलते रहते हैं, कुछ नल ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम बारिश के पानी का कनेक्शन ले जाके नल के बॉटम से कर दें, और कुछ ऐसे ढंग से करें कि पानी के अंदर हवा के बुलबुले ना बनने पाएँ, वरना क्या होगा, वरना मोटी भाषा में नल से पानी उतर जाया करेगा। तो अगर हम ऐसा कर ले जाएं तो पानी को ले जाकर, बारिश के पानी को ले जाकर के हम नल के कनेक्शन से जोड़ देंगे, और जब हम नल चलाएंगे तो नल के सक्शन पावर से यही बारिश का पानी फ़िल्टर होकर के हमें ऊपर मिलता रहेगा, और जो पानी हमारे नाली में बह जाता था बारिश का, वो हमें नल के द्वारा पीने के या दैनिक जीवन के उपयोगी कार्यों के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इवन बारिश के पानी को हम RO या ऐसे फ़िल्टर से फ़िल्टर करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो पानी नाली में बह जाता है। लेकिन बंद पड़े या चालू नलकूप को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम जो हमारे छत का एरिया होना चाहिए वो 150 वर्ग मीटर होना चाहिए। अगर इससे कम एरिया का छत है तो ये टेक्निक इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्भरण पिट द्वारा। पिट का मतलब होता है गड्ढा, और पुनर का मतलब दोबारा, भरण का मतलब भरना। तो कुछ ऐसे गड्ढे हम बना भी सकते हैं, और हमारे घरों के आसपास ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से बने हुए होंगे भी, या हम उसको बना भी सकते हैं। तो हम ऐसे गड्ढों को बना लें, और छत से जब पानी गिरे छत के ऊपर तो पाइप के मुंह उस गड्ढे की तरफ कर दें, और छत का सारा पानी जाकर उस गड्ढे में गिर जाए, जिससे कि उस गड्ढे में पानी का स्टोरेज हो जाए। तो अगर उस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम अपनी गाड़ियों को धुलने के लिए, घरों की साफ़ सफाई के लिए, जानवरों की साफ़ सफाई के लिए, इवन जानवरों को पिलाने के लिए, इन सभी कार्यों में हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पानी नाली में बह जाता और हमारे किसी काम ना आता। नेक्स्ट पॉइंट, पुनर्भरण खाई के द्वारा। तो पुनर्भरण खाई, खाई का मतलब होता है खोदा गया छिछला गड्ढा। तो अगर हम छिछला गड्ढा खोद लें और वहाँ पर बारिश का पानी पाइप के रास्ते जाकर इकट्ठा हो जाए, तो पानी हमारा वेस्ट होने से बच जाएगा, और उस पानी का हम विभिन्न दैनिक कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इस तकनीक का इस्तेमाल हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे छत का एरिया 200 से 300 वर्ग मीटर हो। यहाँ छत से मतलब है कि जितने एरिया में हमारा पानी गिर रहा है, चाहे वो घर का कोई भी हिस्सा हो, तो अगर इतना एरिया है तब तो हम इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुत्वीय शीर्ष पुनर्भरण कुएं द्वारा। पहला समझते हैं गुरुत्वीय क्या है। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वीय। शीर्ष का मतलब होता है ऊपर की ओर, पुनर का मतलब होता है दोबारा, भरण माने भरना कुएं के द्वारा। यानी इसमें हम एक ऐसा कुआं खोदते हैं जो कुएं
में पृथ्वी के अपनी ओर खींचने की प्रॉपर्टी के द्वारा वर्षा का जल जो हमारी छत पर हमारे मकान पे गिरता है वो पाइप के द्वारा उस कुएं तक पहुंचता है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो नीचे की ओर चला जाता है। नीचे से जब पानी चला जाता है अंदर, तो आपको मालूम है कि पानी जो ज़मीन के भीतर पाया जाता है, तो चूंकि मिट्टी की कई लेयर्स होती हैं, वो पानी कहाँ चला गया भीतर। जब उसको दोबारा हम नल से या किसी भी और लिफ्टिंग पावर के तरीके से उसको ऊपर खींचेंगे तो वो पानी पृथ्वी के लेयर से छन करके ऊपर आएगा। तो जो बारिश का पानी पीने लायक नहीं था उसको पृथ्वी की परतों ने पीने लायक बना दिया और हम वापस उसी पानी को पी सकते हैं। इसी को बोलते हैं गुरुत्वीय शीर्ष पुनर्भरण कुएं द्वारा। लेकिन ये टेक्निक सिर्फ वहीं पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिन एरियाज़ में पानी का वाटर लेवल बहुत डाउन है, यानी बहुत नीचे है। क्यों? क्योंकि हमें बारिश के पानी को पृथ्वी के तल तक पहुंचाना होगा। तल का मतलब जो भी 60-70 फीट की गहराई है, और उसके बाद वो वहाँ से पृथ्वी के लेयर से यानी परतों से छन करके ऊपर हम उसको निकालेंगे। इस तरह से वो पानी फिल्टर होता रहेगा और हम यूज़ करते रहेंगे। तो ऐसी तकनीक वो राजस्थान में है, कच्छ में है, भुज में है, या ऐसे जो भी इलाके हैं जहाँ पानी की कमी है और जलस्तर बहुत नीचे है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक है पुनर्भरण शाफ्ट द्वारा। पुनर्भरण का मतलब दोबारा भरना, सॉफ्ट का मतलब पिस्टन कह लीजिए, जिसको आप बोलते हो सबमर्सिबल। तो पिस्टन, अगर हम बारिश के पानी को किसी पतले लंबे गड्ढे में भर दें और उसके बाद उस गड्ढे में हम सॉफ्ट लगा दें, पिस्टन लगा दें, और जब हमें ज़रूरत हो तो पिस्टन हमें पानी को ऊपर निकाल के देता रहे, ऐसी कंडीशन में पानी ज़मीन के लेयर से फिल्टर भी होता रहेगा और हमें उसके अंदर बैक्टीरिया के पनपने का डर भी कम होगा, क्योंकि पानी का मुंह शाफ्ट से यानी पिस्टन से बंद होगा और जब हम पिस्टन से खींचेंगे तो पानी को चूस करके बाहर फेंकता रहेगा, जैसे आप मान लो नल ये काम करता है। तो इन सभी तकनीक्स को अपना करके हम पानी के बर्बादी को रोक सकते हैं, दुनिया को आने वाले तीसरे विश्व युद्ध से बचा भी सकते हैं। और पानी, जो बारिश का पानी है, जो ऐसे ही वेस्ट चला जाता है, नाली में बह जाता है और जाके तालाब नदी नालों में मिल जाता है, उस पानी का हम सही ढंग से बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब राजस्थान जो आपका है, राजस्थान के कुछ इलाकों में पानी को स्टोर करने के स्थानों को कुछ नाम दिया जाता है, जैसे बावड़ी होता है, कुआं होता है। तो इन सब की टर्मिनोलॉजी को भी हम समझ लेते हैं। भारत के राजस्थान में जो वर्षा जल का संचयन होता है वो इन सभी परंपरागत तरीकों से होता है, जिनमें पहला है तालाब। तालाब तो हमारे आपके आसपास भी होता है। तालाब एक हल्का छिछला गड्ढा होता है। अब हल्का छिछला का मतलब ऐसा नहीं गहराई नहीं होती, बट वो एक इंसान 7, 8, 10 फीट या 12 फीट 15 फीट की गहराई का होता है। ऐसे गड्ढे में वर्षा का पानी और घरों का पानी आकर इकट्ठा होता है। उस पानी का इस्तेमाल जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए करते हैं और साथ ही वो हमारे पाइतंत्र यानी इकोसिस्टम को बनाए रखता है, जिसमें वाष्पन क्रिया होती है और दोबारा फिर बारिश का निर्माण होता है, और ये साथ ही पशु पक्षियों के प्यास बुझाने के काम में आता है। दूसरा है झीलें। तो आपको मालूम है कि राजस्थान जो है ये झीलों का शहर है। राजस्थान में स्पेशली जो जोधपुर है वहाँ खूब ढेर सारी झीलें बनाई गई हैं। झीलों का मकसद ये होता है कि झीलें लंबी और छिछली होती हैं, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा इलाके के जल वहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाए और उनका संचय हो जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो पानी डायरेक्ट तो पीने लायक नहीं होगा, मगर वो पानी रिस कर ज़मीन के भीतर जाएगा और उसके बाद नल या किन्हीं अन्य माध्यमों से वो हम फिल्टर होकर के मिलेगा। इससे क्या होगा कि उस एरिया का वाटर लेवल मेंटेन बना रहेगा, यानी वहाँ पानी की कमी बहुत ज़्यादा नहीं होनी पाएगी। अगर हम झीलों की बात करें तो राजस्थान में लाल सागर झील है, केलाना झील है, तरवत सागर झील है और पुष्कर झील है। पुष्कर के नाम को तो आपने सुना ही होगा कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और वहाँ पर पुष्कर मेला लगता है, जो कि जानवरों का, हिंदुस्तान का और एशिया का सबसे बड़ा मेला है। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है नाड़ी। नाड़ी को छोटी तलैया कह लीजिए आप। तालाब बड़ा हो गया, उससे छोटा जो पोखर टाइप में होता है उसी को हम नाड़ी कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में हम छोटी तलैया कहते हैं। और ये विशेषता पोखर जोधपुर में पाए जाते हैं और ये 2 से 3 मीटर गहरे होते हैं, मतलब मैक्सिमम 7 से 8 फीट गहरे। जितना एक बड़ा दरवाज़ा होता है सिर्फ उतना, जो हमारे घरों में दरवाज़ा लगा होता है उतने गहरे तक होते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में विशेषता ये पाए जाते हैं, हर घरों के आसपास पाए जाते हैं, हर गांव के आसपास पाए जाते हैं और हर मोहल्ले के आसपास पाए जाते हैं, जिससे कि वर्षा के जल का संचयन किया जा सके। नेक्स्ट है बावड़ी।
बावड़ी का उल्लेख मेघदूत नाम के उपन्यास में भी है। बावड़ी जो होती है ये मंदिरों के पास या धार्मिक स्थानों के पास बनाए जाते हैं, जिसको आप कुंड बोलते हो। और आपने अभी भी बहुत से मंदिरों के आसपास कुंड देखा होगा, जिसमें लोग जा कर के दर्शन के पश्चात या दर्शन से पहले स्नान करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर सारी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही बनाए हुए आर्टिफिशियल गड्ढे को हम कुंड कहते हैं, और उसी को राजस्थान में बावड़ी कहा जाता है, जो कि हमेशा मंदिर और किलों के नज़दीक बनाया जाता है। याद रखिएगा, बावड़ी का उल्लेख मेघदूत में किया गया है। नेक्स्ट है टांका, जिसको हम हौद कहते हैं। राजस्थान में क्या बोलते हैं इसको? टांका। और हम क्या बोलते हैं? हौद। तो टांका नाम का वर्ड कभी भी इस्तेमाल हो तो उसका मतलब होता है हौद। हौद माने जैसे बनाया हुआ गड्ढा, जैसे आप लोग हौदी, हौदी मीन नांद। नांद में आपने देखा होगा कि एक सीमेंट का बना हुआ कटोरा होता है, उसमें गाय और भैंस को खाना दिया जाता है। सेम उसी का थोड़ा सा बड़ा आकार कर दीजिए और उसमें पानी को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसी को हम टांका कहते हैं। और ये रेतीले भागों में विशेषता बनाया जाता है और ये तश्तरी के आकार का होता है। और लगभग ये टांका हर घरों में होता है। घरों की छत पर बनाया जाता है, आंगन में बनाया जाता है, घर के बाहर दरवाजे बनाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इकट्ठा किया जा सके और इसको ऊपर से ढक दिया जाता है। नेक्स्ट है टोबा। टोबा जो होता है ये नाड़ी के ही समान होता है, नाड़ी जिसको छोटी तलैया कहते हो, मगर ये अधिक गहरा होता है। तलैया का मतलब कम गहरा गड्ढा, लेकिन ये अधिक गहरा होता है, जिसको आप कह सकते हो कि तालाब जैसा होता है। तो यहाँ पर भी वर्षा के जल का संचयन किया जाता है, मगर ऐसा जो होता है ये राजस्थान के उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है और सब तरफ सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं। ऐसे इलाकों में हम टोबा का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट है झालरा। अब जैसे राजस्थान में कुछ इलाके ऊपर के हिस्से में हैं, तो ऊपर के हिस्से में जो तालाब है, जो झीलें हैं, उनमें कभी पानी ओवरफ्लो हो जाए, यानी बारिश ज़्यादा हो जाए, तो वो पानी बर्बाद हो जाएगा और रेत में बह करके गायब हो जाएगा। तो उन्हीं तालाबों के ठीक नीचे लेवल पे तालाब बनाए जाते हैं कि अगर ऊपर के तालाब ओवरफ्लो हो जाएं तो उनका पानी बह करके नीचे के तालाबों में इकट्ठा हो जाए। अगर ये भी ओवरफ्लो हो जाएं तो इनका पानी बह करके इसके नीचे के तालाबों में इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार की सीढ़ीदार तालाबों को ही हम झालरा कहते हैं, जो कि ऊंचे तालाबों से पानी प्राप्त करता है। और ऐसा विशेष स्तर आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ BTC फर्स्ट सेमेस्टर साइंस की पूरी बुक फिनिश हो जाती है। ये लेसन नंबर 7 मैंने आज फिनिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आप BTC फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ BTC फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जा करके उसकी सारी वीडियोज़ की स्टडी कर लीजिए। लगभग 30 या 35 वीडियोज़ हैं, जिससे कि आपकी पूरी बुक फिनिश हो जाएगी। अगर ये वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम BTC सेकेंड सेमेस्टर के नए अपडेट्स को लेकर के। तब तक देखते रहिए ब्रिलियंट विज़न। थैंक यू।